हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फैटमैन सेकेंड एडिशन पॉलिटी सेक्शन से भाई। तो पॉलिटी हम लोग शुरू करने वाले हैं एंड एक हफ्ते में भाई पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी, एकदम ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो चलो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ये रहा पूरा इसका माइंड मैप भाई, जो जो दिया हुआ है, लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। एंड अब चलते हैं भाई आगे। यहाँ पे हो गया, ये आ गया पहला चैप्टर, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से भाई। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो जैसे कोई गर्ल होती है, अपने घर में रहती है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके घर वाले कहते हैं भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो करना है। तो ये जो होता है वो भाई ऑटोमेटिक संविधान होता है जो घर का होता है। लेकिन देश वालों को क्या करना होता है, देश वालों की क्या राइट्स होती हैं, वो सब संविधान में दी हुई होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो इसकी डेफिनेशन लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्री अ नेशन एस्पायर्स टू बी। ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन इन यूएसए इन 1787। तो संविधान का जो ट्रेडिशन था वो 1787 में यूएसए में शुरू हुआ है। इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए कब हुआ? 4 जुलाई 1776। जैसे इंडिया का हुआ है 1947 में, वैसे यूएसए का हुआ है 1776 में। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस देश के पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक है। समझ रहे हो? मतलब हर डेमोक्रेसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हर वो कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी नहीं है। ये बात भी है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब लोगों के हाथ में भाई, लोकतांत्रिक देश, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है भाई, वो लोगों के हाथ में पावर होती है। अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे आते हैं, कम्युनिस्ट, ओलिगार्की, मोनार्की एंड टोटलिटेरियन। कम्युनिस्ट क्या होता है? इसका एग्जांपल जैसे चाइना हो गया। सोर्स और मींस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है भाई सोर्स और मींस ऑफ प्रोडक्शन सब कुछ। ओलिगार्की में क्या होता है? अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ फ्यू। कुछ चुनिंदा चिंटू लोग कंट्रोल करते हैं भाई। जैसे यहाँ चाइना एग्जाम्पल हो गया, रशिया भाई, पुतिन भाई को चिंटू नहीं बोलना है, पुतिन भाई को चिंटू नहीं बोलना है, वो भी स्ट्राइक मार देंगे वरना भाई रशिया से। मोनार्क तो बताइए भाई, जैसे अंग्रेज लोगों के यहाँ भाई राजा होता है, किंग चार्ल्स हो गया एंड एलिजाबेथ हो गई हैं। और गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, स्पेसिफिकली किंग और अ मोनार्क। तो वही राजा रानी जहाँ चलते हैं वहाँ पे मोनार्क की होती है। टोटलिटेरियन क्या होती है? टोटलिटेरियन भाई तुम्हें एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बोनू का। बोनू कौन है? बोनू है भाई अपना किंग जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का। इट रेफर्स टू द टोटल कंट्रोल ओवर लिव्स ऑफ सिटीजन्स बाय हुएवर इज रूलिंग। टोटल कंट्रोल भाई, वो तुम्हारा हेयर स्टाइल भी कंट्रोल करेगा। तुम शॉर्ट पहनोगी, तुम लॉन्ग ड्रेस पहनोगी, तुम ट्रेडिशनल पहनोगी, वो भी वो बोनू ही कंट्रोल करेगा। अब आते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, जो कि भाई टाइमलाइन इसकी 1928। द अर्ली ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेहरू रिपोर्ट जो थी, वॉज सबमिटेड बाय द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लखनऊ, चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इस वाली बात का ज़्यादा महत्व नहीं है। 1934, ये महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, ये वाली है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बीपीएससी और दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन बन चुका है। क्या है क्वेश्चन? एम एन रॉय जो थे भाई, तू हटी साइड हो जा भाई। हाँ, एम एन रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया। एम एन रॉय, मतलब आपके पास क्वेश्चन आएगा हु प्रपोज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया, तो इसका जवाब होगा एम एन रॉय। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, याद कर लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है। 1938 में क्या हुआ? ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर्ड दैट, वो डिक्लेयर्ड जवाहरलाल नेहरू, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कांग्रेस के बिहाफ पर कि एक भारत का संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो इलेक्ट करी जाए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। ठीक है। अब आते हैं आगे भाई। फिर अंग्रेज़ों को हुई चुल्ल कटी पड़ी भाई, अंग्रेज़ों को भी उनने कही लो भाई, ऑफर ऑफर ऑफर, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। तो उनने भाई अगस्त ऑफर दिया, क्रिस्प प्रपोजल दिया, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। जी आपको डेट याद रखनी है भाई। इसका रीज़न क्या क्या था? इनने ऑफर देने की इनकी मजबूरी थी, ये फंसे पड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 में, इनकी भी फटी पड़ी थी कुल मिला के। अब आते हैं अगस्त ऑफर 1940, जो याद कर लो, डेट भाई एग्जाम में आ जाती है। क्रिस्प प्रपोजल 1942, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मॉडर्न हिस्ट्री अपने लोग पढ़ेंगे, सब पता चल जाएगा। वेवल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 विथ 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स। भाई तो इन 3 चिंटुओं का नाम तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। पैथिक लॉरेंस चेयरमैन था भाई, स्टैफर्ड क्रिप्स
एंड A.V. अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। मतलब कौन से 3 ऐसे अंग्रेज थे जो कैबिनेट मिशन प्लान का पार्ट थे, तो भाई तुम्हें ये याद रखना है। एंड एक और पॉइंट है, ओनली कैबिनेट मिशन प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। सिर्फ यही वाला कैबिनेट मिशन प्लान है जो एक्सेप्ट किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक सहमति पर। दिस टॉपिक इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है भाई, इतना कह रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे। रीजंस फॉर द रिजेक्शन ऑफ फॉर्मल फंड्स, बाकी लेकिन सारे रिजेक्ट क्यों कर दिए गए। कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज बट द ब्रिटिशर्स ऑफर डोमिनियन स्टेटस। कांग्रेस ने कही भाई हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए भाई, एकदम हम खुले घूमना चाहते हैं, खुले राज करना चाहते हैं। बट ब्रिटिशर्स ने कही नहीं नहीं नहीं, तुझसे डोमिनियन स्टेटस लो। तो डोमिनियन स्टेटस उनने, उनकी डिमांड ये थी डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, क्या ये डोमिनोज पिज़्ज़ा से रिलेटेड है। नो नो नो, इट इज़ द स्टेटस गिवन टू सर्टेन कंट्रीज दैट अलाउड देम टू बी सेल्फ गवर्निंग। मतलब इसका मतलब ये है तुम अपने घर के मालिक तो हो, लेकिन तुम्हारे घर में चलती तुम्हारी मम्मी की ही है। तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा डिसीजन लेते हैं, लेकिन पापा के ऊपर भी कौन बैठा हुआ है भाई, एकदम डिसीजन ले रहा है जो वो है तुम्हारी मम्मी। तो ये हो गया डोमिनियन स्टेटस पापा का। इसका मतलब द टर्म डोमिनियन मीन्स दैट विच इज़ मास्टर्ड और रूल्ड। ठीक है, समझ तो गए हो गया एग्जाम्पल सब तुम लोग। अब आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान पे। तो प्रोविजंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। टोटल सीट्स कितनी होंगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भाई, 389, 389। इलेक्टेड मेंबर्स 296। रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, इन्होंने रिप्रेजेंट करा था ब्रिटिश इंडिया को 296 389 में से। एंड आउट ऑफ 296, 292 जो थे, 292 केम फ्रॉम गवर्नर्स प्रोविंस। 11 प्रोविंस थे उस समय टोटल। 4 मेंबर्स केम फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स 93 रिप्रेजेंटेड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। देखो भाई इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, तो मैं ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, एग्जाम में फंस जाती हैं बाई चांस। जैसे ये वाला जो हो गया, ये दिल्ली पुलिस में आ चुका है 2026 वाली शिफ्ट में ही भाई। तो ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीजीएल में भी पूछ सकते हैं। सीट्स एलोकेशन, अब ये बताओ भाई 4 शेड्यूल में क्या दिया हुआ, 4 शेड्यूल में दिया हुआ है राज्यसभा की सीट एलोकेशन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। तो सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी। तो भाई सीटों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मुस्लिम, सिख एंड जनरल कम्युनिटीज़ में। एक सीट अलॉट करी जाएगी पर 1 मिलियन पॉपुलेशन, हर 1 मिलियन पॉपुलेशन 10 लाख लोगों के लिए एक सीट हो जाएगी। इट वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, भाई बीच की थी। Was it gay? No. Method of election: indirect elections, proportional representation plus single transferable vote। भाई ये आ सकता है मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो तुम्हें यहाँ पर टेक मानना पड़ेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो भाई इससे रेडी हो गया, 1 मिलियन पॉपुलेशन भाई प्रोपोर्शन के हिसाब से डिवाइड करा जाएगा। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब तुमने एक वोट दिया, तुम्हारा एक ही काउंट होगा, कोई 2.5 3 चौगुना नहीं होने वाला है। इलेक्शंस कब हेल्ड हुए, जुलाई अगस्त 1946, भाई यही टाइम चल रहा है अभी। रिजल्ट्स क्या निकले, मेजॉरिटी तो भाई उस टाइम कांग्रेस ही थी, जैसे ही बीजेपी चल रही है। कांग्रेस आईएनसी 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग 73 सीट्स और इंडिपेंडेंट 15 सीट्स। आफ्टर बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम लीग रिमेनिंग सीट्स 299। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, जब मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था उसके बाद रिमेनिंग सीट्स जो थी वो 299 थी। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट वाला पार्ट भाई जो है ये तुम लोग चाहो तो पढ़ लेना, बेसिक बेसिक बता दे रहा हूँ, बाकी ये रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं भाई, तुम एकदम एक बार नज़र मार लेना इस पर। ऑन 2 सितंबर 1946 द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड, इट लास्टेड अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट ये होती है जब तक नई सरकार नहीं आती, जब तक एक चिंटू पिंटू की सरकार होती है वो खड़ी कर दी जाती है, कुल मिला के ये बात होती है। प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन था भाई, विस्काउंट डिस्काउंट, डिस्काउंट, इसे डिस्काउंट ही बोलूँगा भाई मैं, तुम्हें अंग्रेजों में इज्जत रास नहीं आएगी, तुम डिस्काउंट ही लो। तो डिस्काउंट वेवल एंड लॉर्ड माउंटबेटन। कमांडर इन चीफ कौन था, सर क्लाउड ऑचिनलैक। वाइस प्रेसिडेंट कौन था, नेहरू जी। होम अफेयर्स कौन चला रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद। कॉमर्स इब्राहिम इस्माइल। डिफेंस तो भाई देखो जिसमें बल चाहिए होता है भाई, वो बलदेव सिंह। फाइनेंस लियाकत अली खान, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। हेल्थ गजनफ़र अली खान, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं भाई लेबर लॉ, एजुकेशन, रेलवेज, ये चीज़ें भाई एक बार नज़र मार लेना। निस्तार इंडस्ट्रियल सप्लाईज, जॉन मिठाई। द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंसड ऑन 24 अगस्त 1946, भाई आने वाला है भाई, पूरे साल पूरे हो जाएंगे एकदम, टेंशन ना लो, बर्थडे मनाएंगे ये भी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, भाई इससे क्वेश्चन बन चुके हैं भाई काफ़ी बार एग्जाम में। इससे बना है क्वेश्चन दिल्ली पुलिस की 2025 की शिफ्ट में बना है।
सीपीयू की 2024 की शिफ्ट ने बनाया है, और गैस करो यूपी पैट की 2021 की शिफ्ट ने बनाया है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को ये पास किया गया था। एंड ये एक्सेप्ट कब किया, अडॉप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ भाई कि ये बहुत एग्जाम में आता है, तो इसे एकदम तुम अच्छे से पकड़ लो। एंड इसी को भाई बाद में प्रीएम्बल की तरह इस्तेमाल किया गया था, वो भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भाई कमिटीज़ पढ़ लेते हैं। टोटल कितनी कमेटी थी भाई? 8 मेजर एंड 13 माइनर कमिटीज़। अब देखो भाई, एक बार देख ले कितने मिनट की वीडियो हुई। अच्छा ठीक है। मेजर कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यूनियन भाई जहाँ पे आ जाए वहाँ नेहरू जी हैं। यूनियन कौन चलाता था? नेहरू जी। यूनियन पावर कमेटी JL नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी JL नेहरू। स्टेट्स कमेटी ये भी JL नेहरू। प्रोविंशियल कमेटी सरदार पटेल। एडवाइजरी सरदार पटेल। अब देखो तुम्हें याद करने की ट्रिक्स दिखाऊँ मैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल मतलब भाई तुम्हें फंडामेंटल राइट दी गई है संविधान द्वारा, तुम पे कृपा करी गई है, तो कृपा कृपलानी हो गया ना याद। माइनॉरिटीज सब कमेटी SC मुखर्जी, ठीक है। ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड मतलब भाई तुम्हें ठोकर मार दी गई, अलग कर दिया गया। ठक्कर ठोकर ठक्कर AV ठक्कर, भाई तुम इससे ऑफेंड मत होना, कुछ भी मत लेना भाई, ये बस याद कराने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कौन, गाड़ी कौन राजेंद्र भाई चला रहे थे। माइनर कमिटीज़ फाइनेंस राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक राजेंद्र प्रसाद। क्रीडेंशियल्स कृष्णा। क्रीडेंशियल क्री है ना, तो भाई ये भी याद रखना। हाउस कमेटी B पट्टाभी सीतारमैया। कमिटीज़ ऑन चीफ कमिश्नर्स B पट्टाभी सीतारमैया। बिजनेस कौन करता है भाई? मुंशी जी, ठीक है। अब बाकी भाई ये सारी कमिटीज़ हैं, आप लोग एक बार देख लेना। देखो लिंग्विस्टिक वाली तो धार कमीशन आया था SK धार। प्रेस गैलरी कमेटी उषानाथ सेन। अब आ जाते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी पे भाई। ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप करी गई थी? 29 अगस्त 1947 को। टोटल मेंबर कितने थे? 7। सेट फॉर 141 डेज। अगस्त 30 1947 को इसकी पहली मीटिंग हुई। चेयरमैन BR अम्बेडकर जी, ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मैन इन्हें कहा जाता है भाई, ठीक है। इसके मेंबर कौन कौन? इसमें भाई जितने मेंबर थे सारे कन्हैया थे, सब कन्हैया थे भाई, सारे कृष्ण जी थे। देखो पहले अलादि कृष्ण स्वामी, ये देखो एक मिनट क्या हो रहा है भाई ये। हम्म हाँ तो भाई देखो यहाँ पे ये चेयरमैन जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और यहाँ पे कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर एन गोपाल, देखो यहाँ पे कृष्ण आ गया, यहाँ पे गोपाल आ गया, यहाँ पे BL मित्तर को रिप्लेस किसने करा? यहाँ पे माधव आ गया। और DP खेतान को उसने करा यहाँ पे TT कृष्णामाचारी। तो भाई देखो कृष्णा, माधव, गोपाल, कृष्णा, तो भाई जहाँ पे तुम्हें कन्हैया जी दिख जाए भाई वहाँ पे मेंबर हैं सारे। मुंशी जी भाई ये ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो कर रहे थे, बिजनेस वाले आदमी थे, तो ये भी इसी में ही है। अब आगे ड्राफ्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भाई 21 फरवरी 1948 को फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज पब्लिश्ड, ठीक है। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, तुम आप लोग एक बार नज़र मारे ना भाई, इसमें याद करने वाले इतना कुछ है नहीं खास। हाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन सी सीट से इलेक्ट हुए थे? कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी? बंगाल से, लेकिन बाद में इन जुलाई 1946, बट आफ्टर पार्टीशन ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग 5 दिन की थी भाई। सेकंड रीडिंग 10 महीने 3 दिन की। थर्ड रीडिंग कंप्लीट ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। 211 मेंबर वर प्रेजेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भाई ये फैक्ट नहीं है, एग्जाम में आ सकते हैं, रट के रखना एकदम। इंपॉर्टेंट सेशंस देख लेते हैं हम लोग अब। इंपॉर्टेंट सेशंस, टोटल सेशन कितने हुए थे? 11, 165 दिन के लिए। टोटल टाइम कितना हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months एंड 18 days। जो कि भाई ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है काफ़ी बार, तो पता नहीं भाई दिल्ली पुलिस 2026 की लेटेस्ट शिफ्ट में तो आया हुआ है ये। नंबर ऑफ मेंबर्स हु साइंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 24 जनवरी 1950 284, ठीक है। बजट 64 लाख का। फर्स्ट सेशन डेट याद कर लो 10 से। 10th सेशन की भी 6-17 दिसंबर। 11th सेशन की भी भाई याद कर लो एकदम, जो कि लास्ट सेशन था 14 से 26 नवंबर 1949। एंड 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन दिस डे। इसे संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग। क्यों ये लिया गया था? क्योंकि इस दिन भाई पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। कब करी गई थी मांग? कब करी गई थी मांग? देखो बता रहा हूँ मैं ये। द रीज़न फॉर चूजिंग दिस डे
is because on the same day in 1930 Purn Swaraj Day was celebrated following the Lahore session of the Congress 1929. ठीक है। एंड हाँ 1949 में जब स्टार्ट हम रिपब्लिक डे हम लोग मनाने लगे थे, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड एंड कमेंस्ड ऑन 26 जनवरी। लेकिन कुछ प्रोविजन जो थे 26 नवंबर 1949 को आ गए थे, वो थे सिटीजनशिप, इलेक्शंस एंड प्रोविंशियल पार्लियामेंट। ठीक है। ओरिजिनली हमारे संविधान में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। ठीक है। एंड अ प्रीएम्बल। ठीक है। ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अदर देन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अलग अलग फंक्शन देख लेते हैं। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे इसके? सच्चिदानंद सिन्हा। एंड प्रेसिडेंट वैसे तो पता ही राजेंद्र प्रसाद थे। एंड जीवी मावलांकर जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तब इसके चेयरमैन थे जीवी मावलांकर, जो कि भारत के पहले स्पीकर भी रह चुके हैं। प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट वीटी कृष्णमाचार्य एंड एचसी मुखर्जी। इट फंक्शन द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेशनल फ्लैग कवर अप किया गया 22 जुलाई 1947 को। एंड फिर आते हैं इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम जन गण मन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, नेशनल सॉन्ग बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ऑन 24 जनवरी 1950। रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑन कॉमनवेल्थ इन 1949। ठीक है। इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल है भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इतना इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, एक बार आप लोग नज़र मार लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि इनमें से एग्जाम ये इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट आया। कॉन्स्टिट्यूशन कैलीग्राफर्स, इंग्लिश में भाई कौन कैलीग्राफी करी है कॉन्स्टिट्यूशन की? वो है प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य। कॉन्स्टिट्यूशन डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। सेक्रेटरी कौन था? एच.वी. अयंगर। ये नाम याद रखना है आपको। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सिंबल इज एलिफेंट। एलिफेंट है इसका सिंबल। ठीक है। लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर्स कौन? राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर मैं बता दूं आपको, ये वही हैं जिन्होंने एम्स का फाउंडेशन किया है। मतलब एम्स जो आप लोग नीट के बच्चे पेपर देते हैं एम्स के लिए, तो वही एम्स की जो कर्ता धर्ता है वो अमृत कौर ही हैं। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी हैं। सुचित्रा कृपलानी पहली चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की, वुमेन गवर्नर। तो हम लोग शुरू करते हैं अब अगला चैप्टर, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, जो फीचर्स वगैरह उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा चौड़ा लिखित हाथों से संविधान भारत का ही है पूरे विश्व में। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है। प्रेजेंटली इट कंटेन्स मोर देन 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है। ये तो भाई बता ही दिया, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हम लोग बाद में देखेंगे इसे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन में डिफरेंस क्या होता है? रिटन जो होता है भाई कंपाइल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन अ सिस्टमैटिक वे। ठीक है। रिटन है तो भाई तो होगा ही। फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है। नॉट ईजी टू अमेंड, इतनी आसानी से अमेंड नहीं कर सकते उसे। एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया में लिखित है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर में हुआ है। नॉट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है। ईजी टू अमेंड, जैसे अंग्रेजों का यूके। अ मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। कुछ जो है वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं भाई, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड कुछ में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो भाई ये टॉपिक हम लोग अमेंडमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ठीक है। एक से ज़्यादा लेवल अगर गवर्नमेंट के हैं तो उसे बोलते हैं फेडरलिज्म। जैसे एक तो गया यूनियन, फिर हो गया स्टेट्स, फिर हो गया लोकल बॉडीज़। ठीक है, समझ गए? हाँ। तो फिर जैसे यूनियन सबसे ऊपर, यूनियन को फिर नीचे उसके स्टेट्स होती हैं, फिर स्टेट्स लोकल बॉडीज़ कंट्रोल करती हैं, तो इस तरह से हो गया। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, दे डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है। द स्टेट्स जो होती हैं वो एजेंट्स जो होती हैं, मतलब नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, मतलब उनकी जो मेन अथॉरिटी होती है वो संविधान से ही आती है। इंडिया हैज़ ए फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस, मतलब इंडिया में थोड़ा मिक्सअप है दोनों का, यूनिटरी फीचर्स भी हैं, फेडरल फीचर्स भी हैं। आप लोग आगे देखते हैं फेडरल फीचर्स यूनिटरी फीचर्स में डिफरेंस। फेडरल पहले देख ले, फेडरल मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान सबसे बड़ा होगा। रिजिडिटी मतलब इतनी आसानी से हम लोग बदल नहीं सकते हैं। सेपरेट स्टेट सर्विसेज मतलब यूपीएससी बीपीएससी फलाना एससी सब कुछ है। बाई कैमरलिज्म मतलब लोकसभा राज्यसभा। डुअल गवर्नमेंट। ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये इंडिया में नहीं है, बताओ है या नहीं है, कमेंट में बताना। यूनिटरी फीचर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप,
फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फ्लैक्सिबल होता है, चेंज कर सकते हो। ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि दी हुई हैं अंडर आर्टिकल 312, भाई याद रखा करो ये। एमरजेंसी प्रोविजंस 352, 352, 356 और आर्टिकल 360, ये 3 आर्टिकल हैं भाई जो कि रिलेटेड है इमरजेंसी प्रोविजन से। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो कि आपको पता होगा। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये होता है यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कमेंट्स ऑन इंडियन फेडरलिज्म। किसी ने कमेंट किया है भाई, इंस्टाग्राम पे नहीं किया, व्हाट्सअप पे भी नहीं किया, कमेंट कर दिए, लेकिन कहाँ पे किया है ऊपर वाला जाने। फेडमैन में किया है, हमें दिख रहा है। क्वासी फेडरल केसी वेयर, भाई ये वाला क्वेश्चन जीडी में आया था, एसएससी जीडी और सीजीएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वासी फेडरल किसने कहा है? केसी वेयर ने, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। भाई ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में बोलो यार क्या करवा दिया। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन्स, ठीक है। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय आइवर जेनिंग्स। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो पता ही है भाई, टेकन फ्रॉम यूके। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूके से ली गई है, ठीक है। 3 ऑर्गन होते हैं भाई अपनी गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है भाई? रूल्स बनाती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव रूल्स बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो होती है वो रूल्स को फॉलो करती है, मतलब कैरी आउट करती है, ऐसे पुलिस वगैरह ये नीचे बीच में हुई कैरी आउट करती है। जुडिशरी वो इवेल्युएट करती है क्या लॉ सही बना है, एंड लॉ के आधार पर लोगों को सजा देती है, ठीक है। अब आ जाते हैं शेड्यूल पे। तो शेड्यूल भाई शुरुआत में हमारे पास 8 थे जब संविधान बना था, फिर हो गए 12, ठीक है। शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ भाई? ये एक एक भाई, ये मतलब आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल 2024 स्टेनो, आरआरबी एनटीपीसी 2021, 22, 23, 24, यूपीएसआई, एसएससी स्टेनो, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, बीपीएससी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जेई, भाई इसमें सारे शेड्यूल ये आए हुए हैं भाई, ये तुम लोग रट लेना, तुम लोग रट लेना। ये शेड्यूल 1 में दिया हुआ है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। नेम वगैरह दे रखे हैं, ये आपको याद रखना, शुरू में जो भी चीज़ होगी भाई नेम के लिए होती है, ठीक है। नेम एंड फेम, रविकिशन नहीं कहते, पैसा या नाम, पैसान, पैसा या नाम, पैसान मतलब नाम की तरफ भागो, पैसा अपने आप आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, रवि किशन कह रहे हैं। शेड्यूल 2 प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज, इसमें अलाउंस वगैरह और एमोल्यूमेंट जो कुछ होगी सैलरी वगैरह वो दिए हुए हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, और सीएजी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ओथ्स के बारे में दिया है, ओथ्स जो शपथ लेते हैं, मैं भारत की रक्षा करूंगा लेकिन मन नहीं है मेरा करने का। ओथ्स एंड अफर्मेशंस यूनियन प्लस स्टेट मिनिस्टर्स एम। हाँ तो भाई सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी एक, अब मैं आ गया हूँ फिर से वापस। हाँ तो शेड्यूल 4 में दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो सीट के बारे में बकैती कुछ भी है, मतलब कि मतलब कौन से शेड्यूल में दी हुई है, ये दी हुई है शेड्यूल 4 में। तो गाइस मेरे वर्ड्स को माइंड मत करना, ये थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए होते हैं। अगर एंटरटेन हो रहे हो तो बढ़िया बात है, ना हो रहे हो तो कमेंट करना भाई, अगली बार से नहीं होने वाला ये सब। शेड्यूल 5 प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। ये तो शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब आपको याद रखना है। एंड इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश। देखो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, जो शेड्यूल 6 में दी हुई है मातम स्टेट्स, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये स्टेट्स हैं शेड्यूल 6 में। और बाकी कुछ भी स्टेट चिंटू पिंटू दे दें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, कुछ भी दे दें भाई, शेड्यूल 5 में आनी है। और इसमें दिया हुआ है शेड्यूल 6 में एडीसी के बारे में, स्टेट्स विद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब एडीसीज के पास पावर होती है खुद का लेजिस्लेशन करने की, लॉ बनाने की। जुडिशली एंड एग्जीक्यूटिव, भाई ये सब पावर एडीसी के पास होती है लैंड, फॉरेस्ट एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इस 7 में, शेड्यूल 7 में दी होती है लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में भाई इनिशियली 97 है, 97 थे, प्रेजेंटली 100 हैं। पहले जब संविधान बना था तो उस टाइम पे 97 सब्जेक्ट्स थे एंड अब 100 हैं। अब यूनियन में तुम लोग समझ जाओगे भाई, डिफेंस, आर्म्स, एमुनेशन, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, एयरवेज, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, लेबर, माइंस, साइंस एट्सेट्रा। ये तो वही बेसिक चीज़ें हैं। स्टेट में क्या क्या आता है? इनिशियली 66, पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलग्रिमेज, लिक्विड, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है। 5 सिनेरियोज इन विच पार्लियामेंट यूनियन कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेटली सब्जेक्ट, मतलब 5 ऐसे सिनेरियो जिसमें पार्लियामेंट
लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पर। पहला, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, आर्टिकल 250 में दिया हुआ है। प्रेसिडेंट रूल लग जाए, आर्टिकल 56 में दिया हुआ है। इफ़ टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब दो लौंडे जा रहे हैं, दो सीएम हैं अपने, वो जा रहे हैं मोदी जी के पास, मोदी जी मोदी जी मोदी जी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए मोदी जी। मोदी जी कहेंगे हाँ मैं करूँगा तुम्हारी मदद, मैं करूँगा, मुझे फ़ायदा मिल गया, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। तो ये चीज़ होती है भाई, मतलब दो लोग जा रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई लॉ बनाओ आगे, हमारे बस की नहीं है। तो मोदी जी आएंगे सेंटर से, कहेंगे मैं बनाऊँगा लॉ, आपको ये तोड़ के दिखाए। तो ये हो जाएगा टू इन्फोर्स इंटरनेशनल ट्रीटी, आर्टिकल 253। इफ़ राज्यसभा गिव्स पार्लियामेंट दिस पावर, राज्यसभा अगर पार्लियामेंट को ही पावर देती है कि जाओ बेटा लॉ बनाओ जाके उसके लिए, एंड इसमें ही भाई पास करेगी मेजोरिटी से, तो वहाँ पे वो बना देगी भाई लॉ पार्लियामेंट। कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं भाई? कॉन्करेंट लिस्ट पहले 47 थे, आज 52 हैं। इसमें स्टेट और सेंटर दोनों बना सकती है, लेकिन सेंटर और स्टेट में अगर बहस हो गई, नहीं ये होगा नहीं ये होगा नहीं ये होगा नहीं ये होगा, तो भाई सेंटर कंटाप मारेगी स्टेट के, कहेगी लाडले गॉप गॉप गॉप। इसका मतलब क्या है? लॉ सेंटर का प्रिवेल करेगा, मतलब सेंटर की बात ही माननी पड़ेगी, मजबूरी होगी यहाँ पे स्टेट की। जैसे ये मैरिज के मैटर हो गए हैं, डाइवोर्स के हो गए हैं, क्रिमिनल लॉज हो गए हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गए, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, ट्रेड एंड लेबर डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स एटसेट्रा। पार्लियामेंट कैन लेटर नलिफाई सच a state law by passing another law on the same subject. रेसिजोरी सब्जेक्ट क्या होता है भाई? दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन स्टेट कंकरेंट। भाई ये मतलब यार ये क्या बात है भाई, यूनियन भी नहीं है, स्टेट भी नहीं है, कंकरेंट नहीं है, तो रेसिजोरी सीधे तुम चार पार्ट कर लेते, ऐसा क्यों है भगवान जाने। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिजोरी सब्जेक्ट्स, पार्लियामेंट के पास पावर होगी रेसिजोरी सब्जेक्ट पे रूल्स बनाने की, ठीक है। सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड थ्रू 42nd अमेंडमेंट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट, 42वें संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। इसमें स्टेट लिस्ट से लेकर कंकरेंट लिस्ट तक, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में जो ट्रांसफ़र करेगा सब्जेक्ट वो कौन से हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो भाई ये CGL 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। इसमें ऐसे दिए हुए थे, चार ऑप्शन दिए थे कौन कौन से, एंड इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया था, इसमें उसमें दिया था क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ट्रांसफर्ड, तो इस तरह से हो गया था, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। अमेंडमेंट क्या होता है भाई? अमेंडमेंट का मतलब है कुछ भी फॉर्मल चेंज, मतलब तुम संविधान में कुछ भी गड़ा गड़ा कह रहा हूँ, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, वो अमेंडमेंट हो जाएगा। फॉर्मल चेंज टू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट इज नोन एज अमेंडमेंट, ठीक है। शेड्यूल 8 में दी हुई है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, भाषा। ऑफिशियली देयर वर 14 लैंग्वेजेस, शुरू में 14 थी और आज के दिन में 22 लैंग्वेजेस हैं। हियर्स अ लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट एडेड द फॉलोइंग लैंग्वेजेस टू द लिस्ट। तो कुछ लैंग्वेज जो ऐड करी गई हैं भाई, उसमें ये नई जो क्लासिकल लैंग्वेज आई हैं, ये देखो, या ऐड कर, हाँ ये रही, ये देखो भाई 21st अमेंडमेंट, 71st, 92 एंड 96। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद करने की ट्रिक ये है 21 + 71 = 92। ये भाई पूरी मैथ है, ये तो किसी ने लगाई होगी आज तक। 21 + 71 = 92। तो 21st अमेंडमेंट में दिया हुआ 97 में, उसमें सिंधी ऐड करी गई थी, ठीक है। 71st के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। 92nd के तहत BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। बोडो, बोडो, बूढ़ो, 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 बूढ़ो मतलब हमारे यहाँ बूढ़े लोगों को बूढ़ो कह देते हैं, तो बूढ़ो। डोगरी, डोकर डोगरी भी कहा जाता है भाई यूपी साइड। मैथिली, ठीक है, मैथिली ठाकुर हो गई है। एंड फिर संथली, ठीक है। 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट चेंज द नेम उड़िया टू उड़िया। भाई ये करके क्या मिल गया भाई? ये बताओ, तुम खुद बताना भाई, कमेंट में बताना इसका क्या महत्व है। जो 96 अमेंडमेंट किया गया है 2011 में, इससे क्या मिल गया? स्पेलिंग चेंज करने से क्या मिल गया? चलो देखते हैं, ये तो भाड़ में जाती चीज़ें हटो। क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, तू शुरू तो कर, मैं आर्या क्या शुरू करें? तू हो गया तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। एंड जो न्यूली एडेड है 2024 में, मराठी, पाली, प्राकृत, असैमीज, बंगाली। हम लोग आते हैं शेड्यूल 9 पर। तो शेड्यूल 9 क्या कहता है भाई? शेड्यूल 9 कहता है प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड ज़मींदारी सिस्टम।
मतलब भाई जो लैंड रिफॉर्म और ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो शेड्यूल 9 में दी हुई हैं, और ये कब ऐड किया गया था, एडिट थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि फर्स्ट जो सी ए था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, शेड्यूल 9। शेड्यूल 10 जो था भाई वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। इसे 52nd अमेंडमेंट एक्ट से 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जोड़ा गया था। शेड्यूल 11 पंचायत से रिलेटेड होता है, एडिट थ्रू 73rd अमेंडमेंट। शेड्यूल 12 म्यूनिसिपैलिटीज से 74th अमेंडमेंट। अब जो ट्रिक है भाई याद करने की, इसे भाई तुम बहुत अच्छे से कर लो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से टाइटरी, ई से एमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन ओथ, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से फेडरल प्रोविजंस, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लैंड प्रोविजन, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटीज़। ये भाई ये तो आराम से याद हो जाएंगे शेड्यूल वगैरह। अब आते हैं अगले चैप्टर भाई प्रीएम्बल पे। प्रीएम्बल भाई क्या कहता है, प्रीएम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल क्या है भाई, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ये संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये यूएसए से लिया गया है भाई, मतलब ये जो इसका वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला पार्ट है, इसे यूएसए से लिया गया है। तो आपको भाई ये याद होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैं आपको बताऊं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो आपको ये याद होना चाहिए। एंड ऑन 26 जनवरी 1950 द प्रीएम्बल ओरिजिनली डिक्लेयर्ड इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, शुरुआत में ये था। लेटर दिस वॉज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। मतलब 42nd जो अमेंडमेंट था 1976 का, उसमें ये 3 वर्ड ऐड करेगा, सोशलिस्ट, सेकुलर और एक इंटीग्रिटी वाला। इंटीग्रिटी था वो बाद में ऐड किया गया। एंड डेकोरेशन किसने करी, ब्योहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस। ठीक है, बोरोड फ्रॉम यूएसए। लैंग्वेज क्या है प्रीएम्बल की, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। In the case of Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India, the Supreme Court rejected the petition challenging the insertion of socialist and secular into the preamble। तो 2024 में एक केस किया गया था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था पेटिशन, जिसमें लोगों ने कही थी कि सोशलिस्ट और सेकुलर क्यों करा गया भाई। ठीक है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट कंटेन्स द समरी ऑफ द इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समरी ये होता है संविधान का एक तरह से। इट टेल्स अस अबाउट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट वॉज मेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंपाइल्ड। अगर आपके सीजीएल में ये पॉइंट आता है कि इट वॉज मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान शुरू होने से पहले ही इसका पहला पन्ना बना दिया गया था प्रीएम्बल का, तो वो गलत हो जाएगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रीएम्बल बनाया गया था। इट इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने शुरू में बताया था, जो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था भाई, उसके तहत भाई उसी का मॉडिफाइड वर्जन है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पे भी भाई कमेंट करे गए हैं। आईडी कार्ड किसने कही है, एन ए पालकी वाला। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कही है, मुंशी जी ने। ज्वेल सेट ठाकुर दास ने कही है। की नोट अर्नेस्ट बेकर, पंडित ठाकुर दास ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कही है। हिदायतुल्लाह, प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए बट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन। ठीक है भाई, ये ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना नहीं है, लेकिन जो शुरुआत वाली चीज़ें हैं, ये आईडी कार्ड, पॉलिटिकल हेरोस्कोप, ज्वेल सेट, ये 3-4 स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक बार देख लेना आप लोग। ये पूरा अपना डायग्राम भाई दे रखा है प्रीएम्बल, जो ऐसा ही होता है भाई। अब आ जाते हैं आगे। अब सारे वर्ड, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन मतलब पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसका मतलब होता है कि बाहर की कोई ताकत, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग, हॉलैंड, फलाना ढिमकाना, कोई बाहर की ताकत इंडिया में रूल नहीं बना सकती या कि कुछ भी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। हम लोग सॉवरेन हैं। ठीक है, अब आते हैं सोशलिस्ट पे। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। ठीक है, मतलब वेल्थ जो है भाई सब में बराबर ही बटेगी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रीच सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, एग्जाम्पल रशिया। रसिया भी एक सोशलिस्ट है। यूएसए जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया जो है मिक्स्ड है। द टर्म सोशलिज्म डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, सोशलिज्म जो वर्ड है वो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। कितने टाइप के सोशलिज्म होते हैं, रेडिकल, गांधीयन एंड नेहरूज़म। जो रेडिकल होता है उसमें भाई
बात करते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दो, बिल्कुल सोशलिज्म रखो, मतलब सबको इक्वल इक्वल बांटेगी सरकार, लेकिन वो एकदम थोड़ा गलत हो जाएगा। गांधी सोशलिज्म अ सिस्टम प्रमोटिंग नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस एंड फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू विलेज सेंट्रड इकोनॉमी, ये गांधी सोशलिज्म हो गया है। मतलब अ सिस्टम, मतलब जहाँ पे अहिंसा का हो, सेल्फ रिलायंस हो, सब में बराबर वेल्थ बटे, वो हो गई गांधी सोशलिज्म। नेहरूज़म सोशलिज्म क्या होता है? अ सिस्टम एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है इंपॉर्टेंस देना, स्टेट कंट्रोल डेवलपमेंट टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्वालिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिक्सड सोशलिज्म। अब सेकुलर का मतलब बताइए, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और नो रिलीजन एट ऑल। और भारत का कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, देयर इज़ नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस इक्वली एंड इम्पार्शली। ठीक है, सबको बराबर एकदम वो करेगी। इन इंडिया सेकुलरिज्म फॉलोज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इंडिया में जो सेकुलरिज्म है पॉजिटिव है, एंड जैसे यूएसए में हो गया नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है? इंडिया में इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर्स, जैसे आपको पता है मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, उसके नाम पे वोट मांगे, भाई ये हो गया पॉजिटिव सेकुलरिज्म। एंड जो अमेरिका में है भाई, वो पॉलिटिशियंस जो हैं भाई, वो मतलब रिलीजन में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, जो उनका चलेगा सब अलग रहेगा, सेपरेट है एकदम। डेमोक्रेटिक, द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये तो पता ही है भाई, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन ने कही थी। डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये जॉन लॉकी ने कही थी। अब लॉक हो चाहे लॉकी हो, मैं तो लॉक ही पढ़ता हूँ भाई, फादर ऑफ लिबरलिज्म। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें भाई लोग खुद ही एकदम वोट कर डिसीजन करते हैं। देखो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वोट ऑन लॉज एंड पॉलिसीज देमसेल्व्स। ठीक है, स्विट्जरलैंड, यूरोपीय। लेकिन इंडिया में है, इंडिया में पहले वोट देते हैं, फिर एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो बंदा डिसीजन लेता है हम लोगों के बिहाफ पे। ये इसके एग्जाम्पल देखो, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक लॉज एंड टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। एग्जाम्पल कनाडा हो गया, इंडिया, यूएसए, यूके एटसेट्रा। ठीक है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इतना याद रखो, इतना काफ़ी है। जस्टिस भाई इंडिया में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल होता है, इतना याद रखना। जस्टिस तो यही है भाई, सबको इक्वल, को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। थ्री टाइप ऑफ जस्टिस होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये आप प्रीएम्बल याद करोगे, आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। लिबर्टी होती है 5 टाइप की, 5 फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का पहले मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन कोई ना होना, फ्री, इंडिपेंडेंस, ये लिबरेशन होता है भाई, आज़ादी एक तरह से। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ सिटीजन इन वॉट दे थिंक, तुम कुछ भी सोच सकते हो। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट, तुम कैसे भी अपने थॉट को बाहर निकाल सकते हो। ये थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं। करण आजला हो, किंग रोको हो, लता मंगेशकर थी, कोई भी हो भाई, कानून के आगे सब बराबर हैं। हम गरीब, हम मिडिल क्लास, तुम अमीर, तुम अमीर, हम अमीर, भाई जो कुछ भी अमीर गरीब जो कुछ भी है भाई, सब एकदम नेता लोग हो गए हैं, एक्टर्स हो गए हैं, क्रिकेटर्स हो गए हैं, कानून के आगे सब बराबर हैं। 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी आर गिवन इन प्रीएम्बल, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। फ्रेटर्निटी जो है भाई, वो फ्रांस से लिया गया है। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव, मतलब ऐसे बिहेव करना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं पूरे देश में, एक्सेप्ट वन, क्योंकि हर इंसान की एक बीवी तो होगी ही भाई, तो सबको भाई बहन नहीं बना सकते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, ये फ्रांस से लिए गए हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस आर टेकन फ्रॉम रशिया। ठीक है। इस प्रीएम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या ये चेंज हो सकता है? तो बेरुबारी यूनियन केस जो था 1960 का, उसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और पार्ट नहीं है तो चेंज भी नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी अमेंडेड। लेकिन इट्स जस्ट अ की नोट, की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, तुम कोर्ट में नहीं जा सकते उसे इन्फोर्स कराने के लिए। फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973। इन दिस के सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करती है बेरुबारी को, मतलब द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट है तो अमेंड भी हो सकता है, ये डिसीजन आया। इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर दर्शाता है। फिर एलआईसी का केस आता है 1995 का, इसने केशवानंद भारती केस को रीअफर्म किया। प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस इन 1976। ठीक है, एक बार बस बदला गया है, जो कि 42nd था। इसमें इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, इन्फोर्स मतलब वही कोर्ट में जा सकते हैं। इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इट इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर रिस्ट्रिक्शन टू द लेजिस्लेचर, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये ना ही पावर का सोर्स है, ना ही किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बट ये मदद करता है संविधान को बनाने में। अब देखो भाई, आ जाते हैं हम लोग पार्ट्स पे, जो कि कितने पार्ट हो गए अपने, टोटल हैं 25 पार्ट। 25 पार्ट हैं, उसमें से पहला पार्ट आ गया ये, पार्ट 1,
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 दिए, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। बस पार्ट 2 में दिया हुआ सिटीजनशिप, पार्ट 3 में दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में दिया हुआ डीपीएसपी जिसके आर्टिकल्स हैं 36 से 51 तक। भाई ये सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। ये आपको भाई पूरी टेबल रट लेनी है अच्छे से, ये भी रट लेने साइड के, ये भी रट लेने हैं, रट्टा मारने वाला है भाई, पूरा पूरा पेपर पास है। पार्ट 4 में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 में आता है द यूनियन, आर्टिकल्स 52 to 151, पार्ट 6 में स्टेट्स, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है। पार्ट 9 में आता है पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट था, और पार्ट 9 वाला ये 73rd। पार्ट 9 द को 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि 97th अमेंडमेंट था 2003 का। पार्ट 10 में आते हैं शेड्यूल्ड एरियाज़, ट्राइब्स वगैरह। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स वगैरह। पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 में आता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। 14A ट्राइब्यूनल्स, ये याद रखना भाई, 14A में 14A ट्राइब्यूनल्स होते हैं। 15 में इलेक्शंस, ये भी याद रखना, इसके ये भी याद रखना, 324 से 329A आर्टिकल्स। 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है। एंड पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है टोटल इंडिया में, कितनी 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 कितनी, कमेंट में ज़रूर बताना भाई। शुरू में थी 14 एंड फिर हो जाती हैं 22। पार्ट 18 इमरजेंसी। अब देखो तुम 18 साल के हो गए हो, तुम्हारे जीवन में भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे जीवन में इमरजेंसी आ गई है, तुम जीमेल आईडी बना सकते हो रियल आईडी से, क्योंकि भाई आपने देखा हो लोग कुछ भी आईडी वगैरह बनाते हैं उसमें अंडर 18 लाउ नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं। लेकिन 18 ऐसी होती है तुम्हारे जीवन में इमरजेंसी आ जाए, तो ऐसे याद रखना भाई, 18 साल के होगा तुम्हारे जीवन में इमरजेंसी आ गई। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, जिनके आर्टिकल हैं 352 to 363, ठीक है। पार्ट 19 मिसलेनियस। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखना, आर्टिकल 368। पार्ट 21 टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट 22 जो कि आखिरी हो गया, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, हिंदी एंड रिपील, हिंदी एंड रिपील, ठीक है। आर्टिकल 393 to 395 आते हैं इसमें। अब आते हैं ये पार्ट 7 हैज़ बिन डिलीटेड, ये है पार्ट 7 जो था वो डिलीट हो चुका है 7th अमेंडमेंट 1956 के तहत। एंड न्यू पार्ट जो ऐड हुए हैं वो है पार्ट 4A, जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। पार्ट 9A मैंने बताया था 74th अमेंडमेंट एक्ट। पार्ट 9B 97th 2011 में था, सॉरी मैंने 2003 बोल दिया था, 2011 है ये। एंड जो 14A है जो ट्राइब्यूनल्स वाला है, 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड किया गया है। तो भाई ये वाला करेंगे हम लोग कल। तो आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है, तुम लोग एक बार अच्छे से देखना भाई, रुक रुक के देखना, थोड़ा बहुत तेज हो। एंड भाई तुम लोगों को अगर इसमें कोई गलती लगी हो या पढ़ाने के तरीके में थोड़ी सहजता चाहिए हो, तो भाई तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अब देखो सीधे गाली मत देने लगना कि भाई, वरना मैं ही बुरा मान जाता हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। लेकिन भाई लव यू ऑल, टेक केयर, पढ़ते रहो।